हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअल्केन्स। ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आज का? फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, हम लोगों ने आपको बताया था कि कभी भी ऑर्गेनिक की कोई भी यूनिट आप पढ़े, कोई भी यूनिट बेटा, उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहला नोमेनक्लेचर, सबसे बेसिक है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। नंबर 2 प्रिपरेशंस, जो हमने इससे पहले जस्ट कंप्लीट की है। थर्ड पे आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टी और सम कमर्शियल कंपाउंड्स। तो आज क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया, हमने प्रिपरेशंस खत्म कर ली, हेलोअल्केन की भी और हेलोअरीन्स की भी, तो ऑब्वियसली आज हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएल्केन्स। ठीक है जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले समझिए बेटा, कितने टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है। पहली फिजिकल स्टेट के बारे में, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। कलर उसका कैसा है, स्मेल उसकी कैसी है, और यू कैन से ऑर्डर उसका कैसा है। नंबर 2 बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद। थर्ड में हमारे पास आ जाता है बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद वी विल डिस्कस डेंसिटी। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है डेंसिटी के बाद डाइपोल मोमेंट, देन सोल्यूबिलिटी, आफ्टर दैट स्टेबिलिटी, विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं बेटा फ्लेमेबल कैरेक्टर, और यू कैन से इनफ्लेमेबिलिटी। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, इन सारे टॉपिक्स को बड़े इलैबोरेटेड फॉर्म में धीरे धीरे करके समझेंगे। एक एक करके हम लोग पॉइंट उठाएंगे। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल, कलर, स्मेल और यू कैन से ऑर्डर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। फिजिकल स्टेट कैसी होगी, कलर क्या होगा और स्मेल कैसी होगी। देखिए, मोटे तौर पे जो आपको समझना है वो ये है कि जो लोअर मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल CH3Cl है, CH3CH2Cl समथिंग लाइक, तो ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं बेटा, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी तो इनका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने से क्या होता है बेटा जी? वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है। और समझिए, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस बढ़ रही हैं तो क्या होगा? वो क्लोज आएंगे। तो गैस जब क्लोज आती चली जाएगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो इनिशियली जो स्मॉल साइज पार्टिकल हैं वो कैसे रहेंगे? गैसियस फॉर्म में रहेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। और अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे और बढ़ाते जाएंगे तो वन डे दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड्स। तो लोअर मेंबर्स आर गैस, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और इवन हायर मेंबर्स विल बी सॉलिड। एक तो ये समझना है इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम बात करें बेटा जी कलर की, तो जो जनरली हमारे क्लोराइड्स होते हैं जैसे कि मिथाइल क्लोराइड वगैरह, दे आर कलरलेस कंपाउंड। लेकिन जो हमारे ब्रोमाइड होते हैं बेटा या हमारे आयोडाइड होते हैं, ये जनरली वैसे तो कलरलेस हैं, लेकिन व्हेन दे एक्सपोज टू लाइट, यानी कि जब इनको ऑक्सीडाइज करने को मिल जाए तो दे शो कलर। ये क्या करते हैं? कलर शो कर देते हैं, बट नॉर्मली दे आर कलरलेस। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्मेल की, बहुत बेसिक सी जानकारी है बेटा, आगे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। स्मेल तो वी कैन से दे आर ऑर्डरलेस कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन कुछ हैलोजेंस में हमें स्वीट स्मेल पाई जाती है। तो ये एक बेसिक है फिजिकल स्टेट, कलर और स्मेल के। ठीक है, बहुत जनरल सा है, एक बार हल्का से भी दे दीजिए आप, काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है बेटा वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो समझते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग। देखिए सबसे पहले किसी भी ग्रुप के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करना होता है तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। तो मान लीजिए मेरे पास मीथेन है और मैंने इससे बना दिया क्लोरोमीथेन। अब मुझे ये समझना है किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो समझिए बेटा ये जो कंपाउंड है ना ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ध्यान से समझिए। क्यों है भैया नॉन पोलर? ये इसकी टेट्राहाइड्रल शेप है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे तो सभी तरफ से जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम है, तो नेट चार्ज हो गया 0। तो अगर नेट चार्ज क्यू 0 होता है बेटा तो वो कंपाउंड नॉन पोलर कंसीडर होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से ये बना दिया बेटा, तो अब इस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सोचिए, इस तरीके से। तो अब क्या चारों तरफ हाइड्रोजन है? नहीं, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा और यहां आ जाएगा स्लाइड नेगेटिव और यहां आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है बेटा जी कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमारा चार्ज क्या होगा, एटलीस्ट वी कैन से कि 0 तो नहीं होगा। और जब चार्ज 0 नहीं होता है बेटा वो कंपाउंड कहलाता है पोलर। ये आपको समझना है। अगर किसी भी कंपाउंड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और जब कोई कंपाउंड पोलर हो जाता है बेटा तो उसके ऊपर उन जैसे दो मॉलिक्यूल, मैं समझाता हूं कैसे, देखिए समझिएगा। जैसे कि CH3Cl स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव हो गया पोलर। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक CH3Cl और ले लिया, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। तो क्या होगा, अब यहां हल्का सा इंटरेक्शन आ जाएगा बिटवीन अपोजिट चार्ज। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों कहते हैं वो समझिए। देखिए चार्ज को हम एक जनरल भाषा में पोल भी कहते हैं, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या है, दो पोल्स हैं, तो इट बिकम्स डाइपोल। इस पे भी क्या है, दो पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इट आल्सो बिकम्स डाइपोल। तो इंटरेक्शन किसके बीच में हुई है, दो डाइपोल्स के बीच में हुई है बेटा। तो वर्ड आ गया हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। जबकि मीथेन की अगर मैं बात करूं, दो मीथेन के मॉलिक्यूल्स की, तो यहां डाइपोल डाइपोल नहीं होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द वर्ड इज वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझना है इन हाइड्रोकार्बन। इस केस में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल है और वंडरवाल तो होता ही है। वंडरवाल तो क्योंकि सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है तो वो भी होगा। तो क्या हुआ बेटा, हाइड्रोकार्बन में ना दो फोर्सेस आ गई, वंडरवाल वंडरवाल तो दोनों में है, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ गई, डाइपोल डाइपोल, जो कि वंडरवाल से थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होगी। समझ पा रहे हैं आप। तो क्या होगा, दो क्लोरोमीथेन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा तो तोड़ने में देने वाली या लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसी एनर्जी से हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो समझिए बेटा, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आउट ऑफ मीथेन एंड क्लोरोमीथेन इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या पहली बात आपको समझ में आ गई? रीजन क्या है, वंडरवाल फोर्स दोनों में है, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर है, यहां हैलोजन आने से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, जिससे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ती है और जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो चलिए नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, दैट इज अब हम हैलोजेंस को चेंज करेंगे इसी कंपाउंड में। देखिए कैसे, समझिए एग्जांपल से देखते हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करेंगे इसी में पॉइंट बी ले लीजिए आप, कि भाई CH4 है, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है
और CH3 आती है। ठीक है जी, ये चार ऑप्शंस आपके पास है बेटा, देख लीजिए एक बार चारों ऑप्शंस को, CH4, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3R। ठीक है, अब इन ये सभी के सभी पोलर है, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें साइज की बेटा जी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो आयोडीन वाले मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो जब यहां पर देखिए, अब समझिएगा, यहां लगेगी वंडरवाल, यहां वंडरवाल भी और डाइपोल डाइपोल भी, वंडरवाल भी और डाइपोल डाइपोल भी, वंडरवाल भी और डाइपोल डाइपोल भी, और सेम वंडरवाल और डाइपोल डाइपोल। अब ध्यान से अगर हम देखें, वैसे तो क्या हो रहा है बेटा कि इसका डाइपोल डाइपोल ज्यादा है, बट यहां पर आई में वंडरवाल फोर्स इतनी डोमिनेटिंग हो जाती है, इतनी डोमिनेटिंग हो जाती है ड्यू टू इट्स साइज बेटा, कि वो डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आता है, जनरली इन केसेस में हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को इकट्ठे स्टडी करते हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स का मेल्टिंग होता है, कुछ का बॉइलिंग होता है। तो ये हमारा ट्रेंड आता है कि CH3I का सबसे ज्यादा होगा, फिर CH3Br, CH3Cl और CH3S। क्लियर है? ड्यू टू साइज फैक्टर। फैक्टर क्या लगेगा हमारे पास? साइज फैक्टर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन, एक तरीके से कह सकते हैं पार्ट बी। सी पार्ट को देखते हैं बेटा। सी पार्ट में क्या होता है? CH3Cl, CH3, you can say CHCl, Cl, CHCl, Cl, Cl और CCl4। ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है बेटा। तो अब हमें यह समझना है कि जैसे जैसे हैलोजन्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हैलोजन बढ़ेंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो यहां कितने हैलोजन है? 1, 2, 3 और 4। तो मैक्सिमम हैलोजन इधर है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमारे पास ये है। क्लियर है? नंबर ऑफ हैलोजन किस चीज को बढ़ाते हैं आप समझिएगा, दैट इज साइज एज वेल एज क्या कर देंगे ये आपके लिए, हाइड्रोजन से तो बड़ा साइज हो जाएगा ना क्लोरीन का, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, इधर की तरफ जाते हुए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का रोल आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस तरीके से चलता है कि यहां से यहां की तरफ ये बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर बी। CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब यहां क्या हो रहा है, कार्बन की चेन बढ़ती चली जा रही है। देखिए क्लोरीन 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 सेम है, डिफरेंस कहां आ रहा है, कार्बन की चेन 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, और भी ज्यादा हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो कार्बन की चेन बढ़ने से आपके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है, और अगर साइज बढ़ता चला जाएगा बेटा तो क्या होगा, तो फिर वंडरवाल फोर्स भी बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता है, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस तरीके से आएगा, यानी कि इसका मैक्सिमम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। क्या बात समझ पा रहे हैं? एज लॉन्ग एज कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसीलिए हायर मेंबर्स जो होते हैं बेटा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मिडिल मेंबर्स लिक्विड होते हैं, और लोअर मेंबर्स गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन आज मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये आ जाए, यहां ले लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, CH3CH2CH2CH2Cl, ओके, नेक्स्ट CH3CH2CH3Cl, नेक्स्ट CH3CCH3CH3 और C।
तो क्या कर रहे हैं बेटा हम समझिए, देखिए ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है और ये कार्बन की चेन है। हमने क्या किया है बेटा जी, हमने 4 कार्बन यहां थे, 4 ही यहां है, 4 ही वहां है, लेकिन यहां से यहां जाते हुए ब्रांचेस को बढ़ा। ब्रांचेस के बढ़ने का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है समझिए। देखिए वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है जी, एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, और यू कैन से ब्रांचेस। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी साइज उतना कम होगा। कैसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर हम कवर करें तो ये सरफेस एरिया आ रहा है, और इसे कवर करें बेटा तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब समझिएगा विच वन इज मोर स्फेरिकल, ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको, अगर आप इसकी बाउंड्रीज कर रहे हैं तो ज्यादा स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, और आपको पता है स्फेरिकल का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, हेंस मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, ओके। तो इसका मैक्सिमम है तो क्या होगा, इसमें वंडरवाल ज्यादा होगी, तो दिस टाइम योर ट्रेंड विल बी, इस तरीके का ट्रेंड आपके पास। तो हेलो एल्केन पे बेटा जी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, वो पांचों के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, तो कोशिश करें आप इनको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले। अब हम बात करेंगे बेटा हेलो एलिन्स। हेलो एल्केन की ही तरह चलेंगे, हेलो एलिन्स वही सेम कंसेप्ट होगा, थोड़ी सी वेरिएशन आएगी वो देखिए। चलिए क्या वेरिएशन है वो समझिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एलिन्स। देखिए इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्वेश्चन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा अब हमें यह समझना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या। अब देखिए रिंग तो सबके पास है, क्लोरीन भी सबके पास है, और सबके पास 2 क्लोरीन है, सिर्फ क्लोरीन की पोजीशनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस पोजीशन का हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताए उसमें हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को एक साथ स्टडी कर दिया था, एक ही जैसा ट्रेंड था, तो हमने टॉपिक बना दिया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। पर इस क्वेश्चन में आके बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड या रिजल्ट है वो मेल्टिंग पॉइंट के रिजल्ट से थोड़ा वेरी करता है, यू कैन से थोड़ा सा डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं। समझते हैं क्या होता है। पहले तो ये समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं नजदीक ला रहा हूं, मान लीजिए अभी ये हो गया, ये एक सॉलिड बन गया, तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी एक तरीके से, जिस टेम्परेचर पे ये सेपरेट होकर लिक्विड बन जाएंगे वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मैं और हीट दूं और ये और दूर चले जाएं गैसियस फॉर्म में, तो वो हो जाता है कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट। मोटे तौर पे हम लोग बात करें, डेफिनेशंस एक अलग बात होती है समझने के लिए। तो अब 1 मिनट के लिए समझिए बेटा, सवाल ये आता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है उसमें डिफरेंस आता है, उसका क्या रीजन। अब 1 मिनट के लिए देखिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन या ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा कि एक सीएल ऊपर है और एक सीएल साइड, क्लियर है। जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको, अब जैसे समझिएगा, ये आ गया जी दूसरा मॉलिक्यूल, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा बेटा, वो इसके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जा पा रहा है, रीजन बीच में क्या आ गया, सीएल, क्लियर है। ऐसा ही कुछ हमारे पास पैरा में हुआ होगा,
समझ के देखिए, ये बहुत नजदीक नहीं जा पा रहे, रास्ते में कौन आ रहा है, सीएल आ रहा है, लेकिन सॉरी मेटा में अगर मैं बात करूं पैरा की बेटा, तो अब ये बहुत नजदीक जा सकता है क्योंकि बीच में कोई सीएल नहीं आ रहा, और यू कैन से दे कैन एग्जिस्ट लाइक दिस, सीएल 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 और सी, ठीक है जी। तो पैरा वाले ज्यादा नजदीक आ पा रहे हैं बजाय कि ऑर्थो और मेटा वाले। और अगर मॉलिक्यूल बेटा जी नजदीक है, सोच के देखिए, तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि नजदीक का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन ज्यादा है। तो इस वजह से जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, क्योंकि हमने बहुत नजदीक की बात की, जब मॉलिक्यूल बहुत नजदीक होंगे इट मींस हम उन्हें सॉलिड कंसीडर करें। तो मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में समझिएगा पैरा की जो वैल्यू है वो ऑर्थो और मेटा से काफी ज्यादा पाई जाती है। पैरा की वैल्यू ऑर्थो और मेटा से काफी ज्यादा पाई जाती है, और इसका रीजन होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से, और वो अरेंजमेंट ये होगी, ठीक है जी। तो मेल्टिंग पॉइंट में तो किसका ज्यादा होगा, पैरा का ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि सर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में बेटा जी तीनों की वैल्यू तकरीबन बराबर होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है, यू कैन से नेग्लिजिबल। अब इसकी वजह से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मॉलिक्यूल ऐसे है, थोड़ा डिफरेंस है। तो अब एक मिनट के लिए समझिए, अगर मॉलिक्यूल ऐसे हैं तो अगर साइड में कोई ब्रांच निकली भी है वो ऑलरेडी इतनी दूर है, ये ब्रांच उसको अफेक्ट ही नहीं कर रही है। अफेक्ट तो कब करती है ब्रांच, जब उन्हें नजदीक आना होता है। सोच के रखिए, मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हूं लेकिन मेरे 10 फुट तक कोई है ही नहीं, तो मैं खड़ा हूं, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम कब आएगी इस हाथ को, जब कोई बिल्कुल नजदीक खड़ा होगा, उसे प्रॉब्लम आएगी। और बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर होते हैं, तो ब्रांचेस साइड में है, ऊपर है, नीचे है, कहीं भी है, वो एक दूसरे को अफेक्ट करती ही नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी मॉलिक्यूल्स कुछ इतनी दूरी पे होते हैं, समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे, ये होती है डिस्टेंस। ये मेटा की बात हो रही है, और अब हम लोग पैरा का स्ट्रक्चर। तो इतना डिस्टेंस तो है ही है, कहता सर ये और नजदीक क्यों नहीं आ रहा। अरे ये नजदीक आ गया तो फिर तो वो सॉलिड हो जाएगा ना, फिर तो मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। तो अभी लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं ना हम इन्हें, तो हम इन्हें थोड़ा दूर कंसीडर कर। प्रॉब्लम कब आती है, जब इन्हें बहुत नजदीक से स्टडी करना होता, दोनों को बड़ा नजदीक लेके आना पड़ता। पर बहुत नजदीक का मतलब तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल तो थोड़ा दूर होंगे, तो पार्टिकल थोड़ा दूर है। तो पार्टिकल के दूर होने से बेटा ये जो साइड की ब्रांचेस हैं, इसका दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, बॉइलिंग पॉइंट तीनों केसेस में नियरली सेम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम, ठीक है जी। तो ये है वो क्वेश्चन बेटा जो बहुत बार रिपीट होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसी में हेलोजेन्स में ही बात करते हैं। जैसे जैसे हम हेलोजन को बढ़ाते चले जाएंगे, हेलोजन को बढ़ाने का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बेंजीन, फिर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, फिर मेरे पास डाइक्लोरोबेंजीन है, कुछ इस तरीके से है, फिर मेरे पास ट्राइक्लोरोबेंजीन है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ये ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया आपके पास। तो जैसे जैसे हेलोजेंस बढ़ते हैं बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। क्लियर है। हेलोजेंस का बढ़ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहां से हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर। तो ये 6 या 7 क्वेश्चन है बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, इनको बहुत अच्छे से करना। इन्हीं से घूम घमा के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ब्रोमीन लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे, कभी ब्रांच कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे, कभी ब्रोमीन बढ़ा देंगे, कभी घटा देंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे ज्यादा मूवमेंट क्वेश्चंस की नहीं होती है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं बेटा जी थर्ड पॉइंट की, दैट इज डेंसिटी। बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, डेंसिटी की बात हो रही है हमारे पास। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी जो होती है आप जनरली समझते हैं, फॉर्मूला होता है मास बाय, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं बात करता हूं CH, यू कैन से CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3R। सवाल है इनमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब दो चीजें हैं, देखिए अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो वॉल्यूम का क्या ट्रेंड है समझिए, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ रही है और अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे मास का क्या रोल है बेटा जी, मास भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो एक फैक्टर तो कह रहा है कि इसकी अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी कम होनी चाहिए, वो कौन सा फैक्टर है, वॉल्यूम। मगर दूसरा फैक्टर क्या है, मास। वो क्या कह रहा है कि भाई आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो अब इन दोनों में से आपको समझना बेटा, हमेशा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी आपकी ब्रांच हो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो मास होता है वो फैक्टर डोमिनेट करता है। When we move top to bottom, हमेशा मास वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि मास जिस रेशियो में बढ़ता है वॉल्यूम उस रेशियो में नहीं बढ़ता। और वी कैन से फाइनली मास में ज्यादा इंक्रीज होता है बजाय की वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जाते हो, मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बजाय की वॉल्यूम के। तो क्या होगा बेटा, जब मास बढ़ेगा और मास डोमिनेट कर रहा है डेंसिटी को, तो क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है उसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ ही आएगा। CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, अगर हम हैलोजेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो भी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक हैलोजन है उसकी जगह 2 हो गए, उसकी जगह 3 हो गए, उसकी जगह 4 हो गए, तो 4 वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी बजाय की 3 वाले की, बजाय की 2 वाले या फिर 1। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 हैलोजेंस बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर है, आई है बात समझ में? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है डेंसिटी का, हमेशा याद रखना। पूरी केमिस्ट्री में टॉप टू बॉटम व्हेन वी मूव डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीज, डेंसिटी हमेशा आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट बेटा। अब आते हैं हम लोग सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी के लिए तो एक ही बेसिक सा कंसेप्ट चलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो हमें तो बस ये समझना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। हम पानी में इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमें ये तो पता है बेटा कि जो वाटर है वो तो पोलर है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या हुए, पोलर हुए। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक की जो स्टेटमेंट है कि पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर
एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, उसके हिसाब से तो इसे इसके अंदर सोल्यूबल होना चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? लेकिन बेटा यहां आपको याद रखना है कि दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता। एक तो होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला ही, यानी कि पोलर को पोलर में और नॉन पोलर को नॉन पोलर। नंबर 2 जो आपको याद रखना है वो ये है बेटा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दोनों पोलर है तो उन्होंने जेईई मेंस क्लियर कर दिया, लेकिन अगर एडवांस क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन लेना है तो फिर उन्हें ये कंडीशन भी क्लियर करनी पड़ेगी। सिर्फ मेंस करने से आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। ये बेसिक क्राइटेरिया, ये मेंस है कि भाई दोनों का नेचर सेम हो। नेचर सेम हो गया, अगला स्टेप क्या है? जेईई एडवांस। अगला स्टेप क्या है? ये वाला। अब इसे समझिए। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, CH3Cl, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसको एक तरीके से आप 2 CH3Cl ले सकते हैं या कुछ भी, किसी भी, आप इसको NaCl की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ जाता है। तो हम इसे पानी में डालते हैं। अब पानी में जाके ये कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो 1 मोल NaCl को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है लैटिस एंथैल्पी। तो ऐसे ही 1 मोल ऑफ क्लोरोमीथेन या कोई और हाइड्रोकार्बन्स को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगेगी बेटा वो उसकी लैटिस एंथैल्पी होगी। याद रखिएगा 1 मोल की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर, ठीक है, ये 1 मोल है। अब पानी में जाके ये क्या हो जाएगा? ये डिसोसिएट होगा तो एनर्जी लगेगी ना। तो वो एनर्जी जो इस 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए चाहिए बेटा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए, ये गया और ये टूट गया। जो एनर्जी लगी, मान लीजिए वो एनर्जी लगी 50 किलो जूल, एज्यूम कर लेते हैं। अब पानी में क्या होगा समझिए, ये दोनों जब पानी में जाएंगे, मान लीजिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। कैसे करेगा? ये देखिए, Na पॉजिटिव है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करेगा, ऐसे एक तरीके से ढक लेगा इसको। अब यहां क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो कौन ढकेगा? नेगेटिव। तो जब ये इसके नजदीक आता है बेटा तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। क्लियर है? ऐसे ही Cl के साथ होगा, अगर Cl नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन इसको कवर कौन करेगा? देखिए वाटर बड़ा चालाक है, जब उसे नेगेटिव दिखता है तो वो अपने पॉजिटिव पार्ट को आगे कर देता है, और जब पॉजिटिव दिखता है तो अपने नेगेटिव पार्ट को आगे कर देता है, ताकि दोनों ही कंडीशन में विन विन सिचुएशन रहे, वो हमेशा ही कंट्रोल कंडीशन में रहे, इस तरीके से। तो क्या होगा बेटा जी? यहां से और यहां से एनर्जी बाहर आएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर 1 मोल NaCl के डिसॉल्व होने पर वाटर उसके साथ इंटरेक्ट करे तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। मैं और सिंपलीफाई लैंग्वेज में बताता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। जब किसी भी चीज का 1 मोल पूरे तरीके से डिसॉल्व होता है तो जो किसी भी सॉल्वेंट, यहां हम पानी की बात करें क्योंकि हाइड्रेशन है, अदरवाइज हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, कोई भी सॉल्वेंट, तो पानी क्या करेगा? उससे इंटरेक्ट करेगा और एनर्जी को बाहर निकालेगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी, मगर याद रखना दैट इज फॉर 1 मोल। क्लियर है? तो मान लीजिए निकलने वाली एनर्जी है 70 फॉर एग्जांपल, और तोड़ने में लगने वाली एनर्जी थी 50, और बाहर क्या निकली? 70, यानी कि 70 निकल रही है, तोड़ने में जरूरत 50 की है तो टूट जाएगा भैया। इस कंडीशन में आपका कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मान
मान लीजिए ये 150 हो जाए और ये 70 रहे, यानी कि निकल रही है 70 और तोड़ने में लग रही है 150, 150, तो क्या 70 150 तक अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपका मॉलिक्यूल भले ही पोलर हो लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा याद रखना बेटा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, नंबर वन। और दूसरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं सॉल्युबिलिटी के दो कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को हम अपने मॉलिक्यूल पे लगाते हैं। क्लोरोमीथेन, पोलर इन पोलर, जेई मेंस तो क्लियर हो गया भैया, बारी आ गई एडवांस की। तो जब हमने इसकी लैटिस एंथैल्पी निकाली बेटा हेलोएल्केन्स की, वो हमें ज्यादा मिली इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से, यानी कि तोड़ने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा है बजाय कि निकलने वाली एनर्जी। तो इस वजह से ऑल्दो इट्स पोलर, तो भी ये क्या नहीं हो पाया, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा जी, नोट कर लीजिए, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। Because their lattice enthalpy is greater than their hydration enthalpy. पोलर तो है। अच्छा, अब यहां एक और बात समझना, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेंगे कि why haloalkanes are soluble in organic solvents? Organic solvents are generally बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल CCl4, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, समथिंग लाइक दिस। तो एक बड़ा पुरानी सी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। समझ रहे आप? अब देखिए यहां क्या हुआ, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है भाई? लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला। तो अब ये क्या करेगा, इसका जो अपोजिट होगा उसमें डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। ये पोलर है तो इसका अपोजिट क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस वजह से आपका जो हेलोएल्केन्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये होता है बेटा जी सॉल्युबिलिटी का। हालांकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा था बेटा जी सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज स्टेबिलिटी। अभी स्टेबिलिटी का सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है वो समझिए। अगर हम बिल्कुल जनरल भाषा में समझे भैया, तो जो देर में टूटेगा वो स्टेबल, जो जल्दी टूटेगा वो अनस्टेबल है। तो मान लीजिए मेरे पास है RF, मेरे पास है RCl, मेरे पास है RBr और मेरे पास है RI। R कैन बी चेन ऑफ कार्बन, कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है। तो अब समझिएगा बेटा है क्या, देखिए कुछ ऐसा, मान लीजिए ये R है, ये F, ये R है, ये C, ये R है, ये भी R है, और ये R है और ये साइज बढ़ता चला जा रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स में बेटा जो बॉन्ड बनता है उसमें अगर साइज इनकंपेरेबल होता है ना, कि एक का साइज बहुत बड़ा और एक का साइज बहुत छोटा, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्लियर है? और जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाता है, बड़े से छोटा होता जाएगा, तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है ये बड़ी जल्दी टूटता है ड्यू टू इनकंपेरेबल साइज, ड्यू टू इनकंपेरेबल साइज। तो ये अगर जल्दी टूटेगा तो स्टेबिलिटी लेस हो गई, तो ये क्या होगा, सबसे देर में टूटेगा तो मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड आपका ऐसे चलेगा, RI लिस्टेबल, RF मोस्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी में यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छे से इसको याद करके जाना है। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनकंपेरेबल साइज। जितना गैप बड़ा होगा ना, बोर्ड तोड़ना उतना आसान, इनकंपेरेबल साइज बचेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
इसमें आता है हमारे पास इनफ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, और यू कैन से टेंडेंसी टू कैच फायर। देखिए समझाता हूं मैं आपको। CH4 एक फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, मीथेन। जैसे जैसे आप इसके अंदर Cl2 डालते चले जाएंगे, CH3Cl, Cl2, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH2Cl2, फिर से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CHCl3, फिर से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CCl4। तो आप पाएंगे कि इसका जो फ्लेमेबल करैक्टर है, ज्वलनशीलता है, टेंडेंसी टू कैच फायर है, वो कम होता चला जा रहा है। यानी कि हैलोजेंस जो होते हैं, सिंपली हैलोजेंस, दे डिक्रीज फ्लेमेबल करैक्टर, और इतना डिक्रीज करते हैं बेटा कि जो CCl4 है ये आग लगाने की बजाय आग बुझाने का काम करती है, यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। और इसे हम नाम देते हैं पायरीन गैस, दैट इज नोन एज पायरीन गैस। तो ये हमारा बेटा जी इनफ्लेमेबिलिटी का कैरेक्टर। तो नोट कर लीजिए आप इसको बहुत अच्छे से। इनफ्लेमेबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारी छठी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एक बार नोट कर लीजिए।